नमस्कार, मैं नेहा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिएगा आप बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पहले देख लेते हैं कि हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था। कल के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि हमने मूल अधिकार के बारे में जाना कि कौन कौन से राइट्स हैं, जो कौन कौन से अधिकार हैं हमारे और किस किस आर्टिकल में आते हैं। तो कल हम पढ़ चुके हैं समता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 18 तक पढ़ चुके हैं, 12 से 18 आर्टिकल तक हम मूल अधिकार के बीच में पढ़ चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट करेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो 5, 6 और 7 इन वाले आर्टिकल्स के बारे में, इन वाले मौलिक अधिकारों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का और पढ़ते हैं कि जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है। अब उसमें है क्या क्या हम पढ़ेंगे। इसे कहा जाता है राइट टू फ्रीडम। तो देखिए आर्टिकल 19 क्या करता है कि जो भारत के नागरिक, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिकों के लिए हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो कृपया करके अगर जिन लोगों को याद है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से जो अधिकार हैं वो भारत के सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा कि आर्टिकल 19 अपने अंदर ही 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी देता है। तो पहला जो होता है वाक एवं अभिव्यक्ति, जिसको कहा जाएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा होता है सम्मेलन, असेंबली। तीसरा होता है संघ, एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे संघ का मतलब, एसोसिएशन का मतलब ये हो जाता है कि आप अपने कोई इंडस्ट्री, कॉमर्स, इनसे रिलेटेड कोई एसोसिएशन खोल लें कि कॉमर्स एसोसिएशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये आपने सुने होंगे इंडस्ट्री संघ, इस टाइप के नाम। और ये होता है संचरण, मूवमेंट, मतलब कहीं पे आना जाना। और एक होता है निवास, रेसिडेंस, ठीक है। ये देखिए ये ABCD इनके मैंने हिंदी में भी नाम लिख दिए, बट ये थोड़ा इंग्लिश में ये ABCD में याद करना ज़्यादा ईजी मेरे को लगता है। अगर आपको जिस भी लैंग्वेज में ठीक लगे आप उस हिसाब से करिएगा। और यहाँ पे आता है E के बाद में F में क्या था, पहले जो हमने आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि संविधान संशोधन से हट चुका है। ये वाला देखिए, ये 44वें संविधान संशोधन से हट चुका था। तो इसका कुछ हिस्सा आर्टिकल 19 में भी था, जिसका मतलब था कि संपत्ति को खरीदने का अधिकार, अधिग्रहण का अधिकार। तो ये यहाँ पे आता था, यहाँ पे 6 नंबर पे, और इंग्लिश में कहो तो F नंबर पे। तो इसको 19 में, आर्टिकल 19 में जो मूल रूप से थे ये 7 अधिकार थे। अभी हम जैसे पढ़ाते, मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 19 के अंदर 6 अधिकार हैं, मूल रूप से थे ये 7 अधिकार। पर 44वें संविधान संशोधन से ये प्रॉपर्टी वाला राइट हटा दिया, ये मूल अधिकार नहीं रहा। इसे आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया गया, जिसे लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, बट ये मूल अधिकार नहीं रहा। मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में यही अंतर है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको अपील, हर कोर्ट में अपील करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि कानूनी अधिकार के हनन में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको पहले लोअर कोर्ट्स में जाना होगा, ठीक है। तो और जो छठा अधिकार है, जो छठा इसके अंदर अब इस टाइम पे जो छठा अधिकार बचता है, जो G नंबर पे आता है, उसका है कि वृत्ति, प्रोफेशन। इसका मतलब है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता। अब मैंने आपको ये आर्टिकल 19 के अंदर 6 अधिकार तो बता दिए, बट इनका मतलब ये नहीं कि ये अधिकार एकदम से एब्सोल्यूट है, मतलब कि इन पे कोई रोक टोक नहीं है। इन अधिकारों पे रोक टोक लग सकती है, अब वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, और कृपया करके आप ध्यान से सुनिएगा कि इन अधिकारों पे कब कब रोक टोक लग सकती है। तो पहले हम इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार पे कब कब कैसे रोक टोक लग सकती है। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। किसी को अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने का मतलब, मेरे को अपनी भावनाएं दर्शाने का, मत देने, यहाँ पे मत देने का मतलब वोट से नहीं है, यहाँ पे मत देने का मतलब है ओपिनियन, अपने विचार देना, ठीक है। मैंने पूछा, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा कि ये सही है या नहीं, इस प्रकार की चीज़ें सही है या नहीं, तो हर किसी को अपना मत देने का अधिकार है। तो इसका मत का मतलब है यहाँ पे ओपिनियन, अपने विचार रखना, ना कि वोट देना वाला मत, ठीक है। और विश्वास, अब किसी चीज़ पे अपना विश्वास दिखाना, और मौखिक, लिखित, किसी भी मामले से अगर आप अपनी बातों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो वो आप इसी वाक एवं अभिव्यक्ति के अंदर आता है। जैसे कि कुछ लोग कभी कभी मुंह बंद करके चुप बैठ जाते हैं, तो ये भी एक तरह की अभिव्यक्ति है। चुप रहना भी एक तरह की अभिव्यक्ति है कि आप चुप रह के दिखा रहे हैं कि हम किस प्रकार चीज़ों को अपने हिसाब से, जैसे भी आपको जिसको भी सही लगता है वो इसके अंदर आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति के अंदर। और इसके अंदर देखिए
उच्चतम न्यायालय ने, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं, ओरिजिनल संविधान में नहीं लिखी हुई हैं। बट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी चीज़ की डेफिनेशन बढ़ती जाती है, उसमें चीज़ें ऐड होती जाती हैं, क्योंकि जैसे नया टाइम बनता, जैसे ही टाइम आगे आगे बढ़ता है तो नई नई प्रकार की चुनौतियाँ, नई नई प्रकार की चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ उस चीज़ के अंदर में आती जाती हैं। तो इसी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे टाइम जाता गया, उस सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाते रहे, तो उन केसों के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिए, तो उसमें देखिए एक तो वाक एवं अभिव्यक्ति के अंदर आता है सूचना का अधिकार। ठीक है, प्लीज़ आप कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिखना नोट्स में लिख के देना पॉसिबल नहीं है और ये बोलने से ही ज़्यादा समझ आएंगी। वाक एवं अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है सूचना का अधिकार। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे किस बेसिस पे, आपको उस चीज़ की सूचना होनी चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना का अधिकार भी हमारा आर्टिकल 19 में जो ये है वाक एवं अभिव्यक्ति, इसके अंदर आता है, और ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, बट आप इसके अंदर ये आएगा। ठीक है, स्पष्ट का मतलब होता है कि संविधान में जो चीज़ें सीधी सीधी लिखी हुई हैं, और अस्पष्ट रूप का मतलब हो गया कि वो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट या डेफिनेशंस के थ्रू वो चीज़ें केसों के थ्रू आई हैं। ठीक है, तो अब और एक प्रेस की स्वतंत्रता, वो भी हमारे इसी आर्टिकल के अंदर आती है, और हमारा व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, कि आपने अगर अपना कोई व्यवसाय खोला है तो उसकी विज्ञापन की स्वतंत्रता भी आपको मिलती है। आप अपने विचारों को कैसे प्रसारित करना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता भी आपको इसी के लिए मिलती है। सरकारी गतिविधियों का जानकारी आप अगर रखना चाहते हो, गवर्नमेंट की जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी रखने का आधार भी आपको इसी के अंदर मिलता है। और किसी अखबार पे सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती है कि उस पर बिना बात प्रतिबंध लगा दिया, वो भी इसी के अंदर मिलता है। और एक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज़ ये याद रखिएगा, मैं जो आपको बोल के बता रही हूँ, इसका है कि प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। ठीक है, आपको प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है इस आर्टिकल के अंदर, बट आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है। आप जो प्रदर्शन और विरोध करते हैं, आपको आर्टिकल 19 के तहत वो अधिकार मिलता है, पर अधिकार हड़ताल का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे हड़ताल से मतलब होता है कि अपने एकदम से दुकानें वुकानें बंद कर देना, अपने काम नहीं करना, और कुछ थोड़ा वायलेंट तरीका, हिंसा तरीका टाइप यूज़ करना, तो ये हड़ताल उस हिसाब से है। तो इसके अंदर हड़ताल का अधिकार नहीं आता है, बट इसके अंदर अगर आप प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और विरोध करके दिखाना चाहते हो तो वो इसके अंदर आता है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सम्मेलन, असेंबली, ये क्या है और इसके भी क्या कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। पहले तो इसमें ये, हाँ, इस पे आगे बढ़ने से पहले इस पे ये देख लेते हैं इस वाले आर्टिकल में कि वाक एवं अभिव्यक्ति पे सरकार क्या क्या प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस पे प्रतिबंध लगाने के कुछ अधिकार हैं। ठीक है, कि रोक टोक इस वाले आर्टिकल पे भी लगाई जा सकती है। वो किस अधिकार, क्या प्रतिबंध लगाने के उनके बेस क्या है, कि अगर किसी व्यक्ति के बोलने से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है तो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक लगाई जा सकती है। राज्य की सुरक्षा, अगर हमारी देश की सुरक्षा को खतरा है, अगर कोई व्यक्ति की वजह से किसी देश के साथ में हमारे मित्रवत संबंध हैं, उन संबंधों को खतरा है, और कोई सरकार कोई ऑर्डर लेके आती है, सार्वजनिक आदेश लेके आती है, उसको खतरा है, नैतिकता की को खतरा है। ठीक है, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त पाया गया है, तो इन सब चीज़ों पे इस जो ये वॉक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पे रोक टोक लगाई जा सकती है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ, भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, न्यायालय की अवमानना और किसी आरोप में संलिप्तता, इनके आधार पर इस पे रोक टोक लगाई जा सकती है वाक एवं अभिव्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स पर। अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे सम्मेलन, असेंबली पर। तो ये क्या है, देखिए इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार है। इसमें कि वो इसका मतलब होगा कि वो सार्वजनिक बैठकों में भाग दे सकते हैं, और इसमें वो अपना प्रदर्शन भी दिखा सकते हैं। और इस प्रकार में ना तो इस वाले अधिकार के अंदर ना तो कोई हिंसा का उपयोग होना चाहिए, ना ही कोई शांति भंग होना चाहिए। फिर भी अब इसके अंदर भी कुछ रोक टोक तो होंगी, कि ऐसा नहीं कि भाई आप इकट्ठे हुए जा रहे हो तो राज्य जो हमारी सरकार है वो इस पे दो आधारों के आधार पे, दो जो आधार हैं, दो जो चीज़ें हैं उनके आधार पे इस पे प्रतिबंध लगा सकती है। एक तो हो जाता है भारत की अखंडता,
और एकता, अगर भारत की अखंडता एकता को खतरा है और दूसरा सार्वजनिक आदेश को खतरा है, तो और इसका मतलब हो गया कि यातायात नियंत्रण के लिए हिसाब से इस पे वो रोक टोक लगा सकती हैं। एक तो भारत की अखंडता को अगर खतरा होता है और यातायात नियंत्रण और कोई सार्वजनिक आदेश आता है तो उसको मानने के लिए इस सम्मेलन असेंबली पर रोक लगाई जा सकती है। और आपने सुना होगा भारतीय दंड संहिता की 141 धारा के तहत भी इस पे रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, आप कि वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इस टाइप के आपने कुछ धाराएं सुनी होंगी अपने भारतीय दंड संहिता वगैरह में। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब ये एसोसिएशन क्या है, ये संघ क्या है, ये एसोसिएशन कैसे बनते हैं, संघ कैसे बनते हैं। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं आगे और आशा करती हूँ कि आपको कुछ इसमें समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि संघ एसोसिएशन का मतलब क्या है। इस संघ का मतलब है कि जो सभी नागरिकों को सभा, सहकारी समितियां, इस संघ के अंदर ही आता है सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार, और ये सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार मिला है 97वें संविधान संशोधन 2011 से, वो भी आता है इस संघ एसोसिएशन के अंदर ही। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी इसके भी कुछ है कि इस पे कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसके भी प्रतिबंध लगाने के आधार हैं भारत की एकता और संप्रभुता और सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। अगर इन चीज़ों का उल्लंघन होता है तो संघ बनाने पर भी, एसोसिएशन बनाने पर भी रोक टोक लगाई जा सकती है। अब देखते हैं संचरण, ये अगला क्या है, डी नंबर पे जो संचरण हमने मूवमेंट दे रखा है, इसका मतलब ये है कि आप देश के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हैं, अंदर बाहर जा, देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर आप घूम सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बट इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो है दो कारण, ठीक है, आम लोगों के हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित के लिए। कि आपने ट्राइब्स के बारे में, स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में पढ़ा होगा, अनुसूचित जनजाति, इसका एक एग्जाम्पल आपने अभी लेटेस्ट देखा होगा, सांथल ट्राइब्स अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं। ठीक है, वो जो जनजाति है वो हम लोगों से, जो हम यहाँ पे भारत में जो लोग रहते हैं, जिनको पता है कि देश में सरकार है, कुछ है, उनको कुछ नहीं पता कि इस दुनिया में क्या है, इस देश में क्या है, वो एकदम प्रकृति में, नेचर के साथ में रहते हैं। तो उन लोगों की तस्वीरें कुछ लोगों ने जाके खींच के लीक कर दी थी, बट वो एकदम नेचर के तरीके से रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी बैन लगा दिया कि आप जनजातियों के पास में नहीं जाओगे, उनकी बिना परमिशन के उन पर किसी चीज़ की रिसर्च नहीं कर सकते। और वो लोग इतने नेचर में रहते हैं, अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स हैं वो हमसे इतने आइसोलेटेड हैं, इतने अलग हैं कि अगर हम लोग जाते हैं उनसे मिलने भी, तो शायद हमारे ऊपर इतनी बीमारियां, इतने वायरस नई नई टाइप की रहती हैं, वो ये सूट नहीं कर पाएंगे और उनको बीमारी हो सकती है और उनकी डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से जो मूवमेंट है जनजाति एरियाओं में वो रोका जाता है। अब हम चलते हैं आगे, मूवमेंट वाला देख लिया, अब देखते हैं संचरण निवास, कि निवास क्या क्या है, किस प्रकार से। हाँ, आपको एक इस वाले मूवमेंट, एक सेकेंड, हाँ आपको इस मूवमेंट में बता दूं, मैं इस संचरण में मैं बता दूं कि देखिए मूवमेंट, संचरण, आने जाने के दो भाग होते हैं। एक तो आंतरिक, मतलब आप देश में ही घूमते रहें, और एक होता है देश से बाहर जाएं, मतलब कि आप विदेश में जाएं। तो जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ देश के अंदर घूमने की बात करता है, देश के अंदर घूमने की बात करता है, वो देश के बाहर जाने की बात नहीं करता है। और ये देश के बाहर जाने की बात किस आर्टिकल के अंदर करी जाएगी, ये आर्टिकल 21 के अंदर करी जाएगी। अब जैसे ये बात होती है तो हम आपको आगे आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो इस बारे में भी बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं निवास का अधिकार, रेजिडेंस का अधिकार, ये क्या है। तो देखिए, आप, इसका मतलब है कि देश के किसी भी हिस्से में हम रह सकते हैं, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से रह सकते हैं। और फिर भी इस पे आपको पता है जैसे कि इस पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, वो होती हैं जनजातियों के लिए, और पब्लिक ऑर्डर, आम लोगों के हितों के हिसाब से भी इस पे रेस्ट्रिक्शंस, इस पे पाबंद लगाए जा सकते हैं। अब आता है कि उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ, जैसे कि कुछ पेशे ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ पेशेवर अपराधी हैं, उनके भी घूमने पे प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे उन्हें जेल में रखा जाता है तो वो भी उनके घूमने पे प्रतिबंध हो जाता है। अब चलते हैं प्रोफेशन, वृत्ति, मतलब कि व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये व्यवसाय की स्वतंत्रता मिलती है हमें आर्टिकल 19 में ही, जो कि हमारा है एक फंडामेंटल राइट्स, जिसपे है कि ये सभी भारतीय नागरिकों को, जो 19 वाला आर्टिकल है सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, तो उन्हें पेशा अपनाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि जीवन निर्वाहन के लिए कोई अपना कोई सा भी अपना पेशा कर सकता है। तो बट इसमें सरकार क्या रोक टोक लगा सकती है? जी हाँ, लगा सकती है कि भाई तुम अगर कोई व्यवसाय खोलना चाह रहे हो तो सरकार बोल सकती है कि उसके लिए इन तकनीकी
कारणों की, इन तकनीकी चीज़ों की ज़रूरत है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स डाल सकती है और ये बोल सकती है कि किसी आप अगर कोई जहरीले दवाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, तो इनके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई होप आपका ये डाउट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब चलिएगा, अगर आपको कोई डाउट है अब तक तो अभी भी आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस देखिए, व्यवसाय की स्वतंत्रता में अगर कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, मतलब कि कोई इमोरल चीज शामिल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो काम है वो नैतिक होने चाहिए। और इसमें क्या होता है कि महिलाओं और बच्चों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर आपका कोई व्यवसाय ऐसा है कि आप उसमें महिला और बच्चों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना होगा। तो चलिएगा, अब बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे शायद से मेरे को याद आ रहा है, यहाँ पे एसोसिएशन में मैंने आर्टिकल 140 सेक्शन 141 बोला है, वो 141 नहीं 144 है सीआरपीसी का, ठीक है। भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 144 के अंदर 4 या 5 लोगों से ज़्यादा की इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो कृपया करके, मैंने शायद से, मेरे को अब याद नहीं, मैंने 141 बोला था 144, अगर 141 बोला है तो आप इसे सेक्शन 144 याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि आपको मैं ये बताई चुकी हूँ कि ये वाला जो अधिकार था, यहाँ पे 6 नंबर पे जो एक अधिकार आता था संपत्ति का, वो हटा चुका है। इसीलिए ये पहले थे 19 आर्टिकल में 7 अधिकार, बट अब ये रह चुके हैं 6 अधिकार, क्योंकि संपत्ति वाला अधिकार जा चुका है। आप इनको मूल 6 अधिकार मौलिक अधिकारों से कंफ्यूज कतई मत करिएगा। ये आर्टिकल 19 के अंदर हैं। जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके तो 6 टॉपिक हो गए, आप इस हिसाब से समझिएगा। और ये जो 6 मूल ये अधिकार हैं, ये इसी आर्टिकल के अंदर है, ठीक है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने 19वां देख लिया, अब हम देखते हैं आर्टिकल 20, मतलब कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसको इंग्लिश में कहेंगे कि कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस। अब चलिए इसको पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि किसी ने अगर आज की डेट में कोई अपराध किया है, ठीक है, आज की डेट में किसी ने चोरी करी है, कोई अपराध किया है, तो उसे अगर वो पकड़ा जाता है भविष्य में कभी, तो उसको जो सजा मिलेगी, आज 2020 में जून 2020, अब तो जुलाई आ गया, 1 जुलाई 2020 में अगर कोई अपराध करता है तो उसे 1 जुलाई 2020 में जो भारत में कानून है, उसी कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, चाहे उसका केस 5 साल बाद चले, चाहे कभी भी चले, ठीक है। और ये काम करता है सिर्फ आपराधिक मामलों में, कानूनी वो आपराधिक क्रिमिनल मामलों में ये काम करता है, ना कि टैक्स के मामले में। अगर आपने कोई टैक्स, अपनी कोई कर चुनौती, वो कटौती करी है, उसको चुराया है, तो उस पे तो सरकार पुराने टाइम से इंटरेस्ट लगा के आपसे पैसा वसूल कर सकती है, ठीक है। और अब चलते हैं आगे और इसमें देखते हैं कि एक और है, इसमें दोहरी क्षति नहीं, मतलब एक कानून, एक अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा नो डबल जियोपार्डी। आप यहाँ एक वोकैब का शब्द भी देख सकते हैं, जियोपार्डी का मतलब होता है क्षति, कि इसमें कोई दोहरी क्षति नहीं दी जा सकती है। एक व्यक्ति को अपराध के लिए 1 से ज़्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती है। और इसमें देखते हैं, ये वाला जो सी है, इसमें है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कि आप बोलो कि आप खुद के खिलाफ अगर गवाही दोगे, तो ये वाली बात सही नहीं है, आपको खुद के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो चलिएगा, ये आप समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आता है, किसी भी इन टॉपिक से रिलेटेड अब तक डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आज ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो कमेंट देख सकूं और आपके जो इससे नेक्स्ट वीडियो क्लियर कर सकूं। तो अब देखते हैं, आर्टिकल हमने 20 देख लिया कि दोष सिद्धि के संबंध में क्या संरक्षण है हमारे पास में, कि कोई कानून अगर आज किसी ने अपराध किया है तो उससे आने वाले समय पे जो कानून आएगा उस हिसाब से सजा नहीं दी जाएगी। किसी एक जो अपराध है उसकी 2 सजाएं नहीं दी जा सकती हैं, और किसी को अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा। इसमें आपराधिक मामलों के लिए है, अगर आपने कोई टैक्स चोरी करा है, कर चोरी करा है, तो उस पर तो सरकार आपसे ब्याज लगा के पैसा वसूल कर सकती है। तो चलिएगा, आप पढ़ते हैं आर्टिकल 21 की ओर और देखते हैं कि आर्टिकल 21 में है क्या। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब क्या हो गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्लीज आप इस पे मार्क कर लीजिएगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते सीधा। आर्टिकल 21
किससे रिलेटेड है? राइट टू लाइफ, हमारे जीने का जो अधिकार है और हमारी पर्सनल लिबर्टी है वो इसी के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर में आती है। और क्या कहते हैं, देखिए इसमें आपको ये डाउट आ रहा होगा कि जीने का अधिकार हमारा इसके अंदर है, तो क्या हमको मरने का अधिकार भी हमारी सरकार ने दे रखा है? आपको मेरे को ये वाला डाउट तो आएगा कि भाई जीने का अधिकार है तो क्या मरने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर है? देखिए आर्टिकल 21 सीधे तौर पे मरने के अधिकार के बारे में नहीं बात करता है, इच्छा मृत्यु, ठीक है, उसे इंग्लिश में कहा जाएगा यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु। तो इस इच्छा मृत्यु पे सुप्रीम कोर्ट के पास में इस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक केस गया था। एक नर्स थी, 1973 की बात है, उनका नाम था अरुणा रामचंद्रा सहनबाग। आपने ये वाला केस कुछ लोगों ने तो पक्का सुना होगा, टीवी पे भी देखा होगा। 2015 में एक न्यूज़ आई थी कि उनका देहांत हो गया। तो हम थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि 1973 की बात है। एक वहाँ पे जो इनके स्टाफ के मेंबर थे, उन्होंने इनको सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करी, इनका रेप किया गया। जबकि आपको कोर्ट में कुछ चीज़ें प्रूफ हो पाई, कुछ चीज़ें नहीं प्रूफ हो पाई, और उन्होंने इनको जान से मारने की कोशिश करी और इनका गला कुत्ते की जो चेन होती है उससे घोट दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि इनके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई जानी बंद हो गई और ये चली गई कोमा की स्टेज में। उसके बाद 1973 के बाद में आ जाता है 2009, मतलब जब से वो तब तक कोमा की स्टेज में पड़ी है, ना तो उनके बॉडी में कोई मूवमेंट है, बस वो एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। ना ही तो वो बोल सकती थी, ना ही वो पैर हाथ कुछ नहीं हिला सकती थी, ठीक है। तो 2009 में एक जर्नलिस्ट थी, उनका नाम शायद से पिंकी कुछ करके था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करी और बोला कि इनको मृत्यु का अधिकार दिया जाए, इन्हें इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाए, क्योंकि ये इतने 30-40 सालों से पड़ी हैं और इनकी ये एकदम जिंदा लाश की तरह पड़ी है। तो इसमें 2011 में सुप्रीम कोर्ट का आता है, हमारी कोर्ट का आता है डिसीजन, और वो कोर्ट बोलती है कि ठीक है, इनको हम पासिव यूथेनेसिया, मतलब कि उसमें ऐसे इस प्रकार की इच्छा मृत्यु प्रदान करेंगे कि देखिए दो तरह की इच्छा मृत्यु होती है, पासिव यूथेनेसिया और एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया। पासिव का मतलब है कि आपको अगर इच्छा मृत्यु दी जाएगी तो उसमें आपको कोई इंजेक्शन, मतलब बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जाएगी कि जिसकी मृत्यु हो सके। और एक्टिव का मतलब होता है कि इस टाइप की चीज़ों को देके मृत्यु करवाना, इंजेक्शन देके उसकी मृत्यु में हेल्प करना। बट ये नहीं कि हर कोई सरकार से जाके मृत्यु मांग सकता है। देखिए उसको कितने सालों से उसका था, 40 सालों में उसे मृत्यु नहीं मिली थी। तो फिर 2011 में हमारी जो कोर्ट है वो बोल देती हैं कि ठीक है, ये वाली बॉम्बे की बात है, तो शायद से ये डिसीजन मद्रास हाई कोर्ट ने दिया था, और वो बोल देती हैं कि ठीक है, आप इन्हें पैसिव यूथेनेसिया दी दीजिएगा, मतलब कि जो भी इनको लाइफ सपोर्ट दी जा रही है, जो दवाई एंटीबॉडी जो इनको दी जा रही है, एंटीबायोटिक्स जो इनको दी जा रही हैं, जिनके सहारे ये जिंदा है, आप उनको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। पर क्या होता है, और ये अधिकार ऐसा नहीं कि हर कोई किसी को अधिकार हो, ये अधिकार होता है फैमिली मेंबर्स को। बट इतने 40 सालों के संघर्ष के बाद में कोई फैमिली मेंबर साथ नहीं देता है, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। सरकार तक को ये नहीं पता था कि इस औरत के परिवार वाले कौन हैं। एक बहुत कम उम्र थी, अब 2011 के बाद करीब ये 40 साल इस स्टेज में पड़ी रही। तो क्या होता है कि इनके फैमिली मेंबर्स का पता ही नहीं कि इनके परिवार 37 साल के करीब हो चुके हैं कि इनके परिवार वाले हैं कहाँ पे, और कोई नहीं था। वो जो नर्स थी जो हॉस्पिटल की, वो इनका ध्यान रखती थी। तो जो सरकार ने, जो हमारी कोर्ट थी, उन्होंने इनको परमिशन दी कि अगर आप चाहो तो इन्हें इनकी इच्छा मृत्यु करवा सकते हो, क्योंकि उस लेडी को तो कुछ नहीं पता था, जो कोमा में थी, वो बोल नहीं पाती थी। तो फिर उन नर्स ने मना कर दिया कि हम इनका इतने टाइम से ध्यान रख रहे हैं तो हम और भी ध्यान रखेंगे। बट इनकी अब 2015 में इनकी मौत हो गई थी, इनको निमोनिया वगैरह हुआ था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये अरुणा रामचंद्रा साहनबाग केस में हमारी जो कोर्ट थी उसने हमें एक इच्छा मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। बट इच्छा मृत्यु ऐसे नहीं कि कोई हर सही इंसान जाके इच्छा मृत्यु देख ले, उसकी कंडीशंस होती हैं कि वो इंसान जीने लायक है कि नहीं, बहुत बहुत कंडीशंस होती है, बहुत कोर्ट के चक्कर लगते हैं। ऐसा नहीं कि इच्छा मृत्यु बहुत ही आसान है। तो भारत में जो पैसिव यूथेनेसिया की बात करी जाती है, भारत में एक्टिव यूथेनेसिया, एक्टिव इच्छा मृत्यु की बात नहीं की जाती है। और यहाँ पे एक्टिव का मतलब मैंने आपको बता दिया है। एक्टिव का मतलब होता है कि किसी इंजेक्शन वगैरह को देके किसी को इच्छा मृत्यु देना। और हम कुछ ऐसे और देशों के मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ जहाँ पे इच्छा मृत्यु लीगल है। नीदरलैंड, बेल्जियम, कोलंबिया, इन वाले और कनाडा, इन टाइप के देशों में इच्छा मृत्यु है। बट इनमें कौन सी इच्छा मृत्यु है? पैसिव, ठीक है, कि मतलब पैसिव इच्छा मृत्यु है।
आप उनको इंजेक्शन वगैरह या कोई भी चीज़ दे के नहीं मार सकते हो। और ये भी बहुत कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, फैमिली का चक्कर, ये चक्कर बहुत मतलब कोई आसान नहीं है ये वाला। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं कि जिन्होंने इस टाइप की भी इच्छा मृत्यु का वो प्रावधान कर रखा है कि वो हेल्प करके उनके सब हर देश के अपने अपने नियम होते हैं। तो ये अमेरिका के कुछ राज्यों में है, ठीक है। जैसे अमेरिका में ये नहीं होता कि एक कोर्ट का फैसला पूरे में आ गया, वहाँ पे हर राज्य की कोर्ट होती है और उनके फैसले वहाँ पे चलते हैं। तो ये है वॉशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया वगैरह, अमेरिका के कुछ जगह पे है ये वाला प्रावधान। तो चलिए थोड़ा आपको इच्छा मृत्यु का इसके अंदर क्लियर हुआ होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। और एक केस और होता है लेटेस्ट में, 2018 में एक एनजीओ था कॉमन कॉज, एनजीओ का नाम है कॉमन कॉज, वो भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि लोगों को इस टाइप की इच्छा मृत्यु मिलनी चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे थे दीपक मिश्रा, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार है, उसका मतलब है कि हमें जो लाइफ हमारी डिग्निटी के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इच्छा मृत्यु की बात करी है, बट आर्टिकल 21 नहीं सीधे तौर पे इच्छा मृत्यु की बात करता है, पर जो कोर्ट धीरे धीरे कोर्ट के जो फैसले आए हैं वो इच्छा मृत्यु की बात करते हैं। अब चलिएगा बढ़ते हैं आर्टिकल 21 की ओर। और आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 का तो हमने ये देख लिया। अभी आर्टिकल 21A, अगर यहाँ पे ए बड़ा वाला ए लग गया है तो इसका मतलब है कि ये मूल रूप से संविधान का पार्ट नहीं था, ये संविधान संशोधन से आया है। और इसका मतलब है शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की उम्र के लिए निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। राज्य को 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी ही पड़ेगी। इस आर्टिकल 21A का मतलब ये है। और ये आया है, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस पर नोट मार्क कर लीजिएगा कि 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा 2002 के द्वारा इसको लाया गया है। और ये वाले दोनों आर्टिकल्स हो जाते हैं, ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आपने आर्टिकल 21 देख लिया, अब हम देखते हैं आर्टिकल 22 कि आर्टिकल 22 किस बारे में बात करता है। और देखिए इस वाले, हाँ आपको मैं बता दूं कि इस वाले आर्टिकल में और क्या क्या आता है। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 22 में जाने से पहले इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उच्चतम न्यायालय ने धीरे धीरे केस करके आई हैं। तो इसमें क्या है, देखो इस जो आर्टिकल 21 है वो लिखा नहीं हुआ, बट वो अपने अंदर इंक्लूड करता है, स्पष्ट रूप से नहीं है बट अस्पष्ट रूप से जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आए हैं उसके हिसाब से इसमें क्या क्या है। देखो आपको नींद का अधिकार वो इसी के अंदर आता है, अगर आप सोना चाहते हैं, निद्रा का अधिकार, राइट टू स्लीप, वो इसी के अंदर आता है, मतलब शयन का अधिकार, ठीक है। बिजली का अधिकार वो भी इसी के अंदर आता है जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन के हिसाब से। शोर और प्रदूषण से अगर आप मुक्ति चाहते हो तो वो भी अधिकार इसी के अंदर आता है। अगर जीवन रक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। निजता का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज लिख लीजिएगा, राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है, क्योंकि इस पे लेटेस्ट डिसीजन आया था 1-2 साल पहले KS पुट्टा स्वामी केस में। जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने बोला था कि निजता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, तो किसके अंदर रखा गया, वो रखा गया आर्टिकल 21 के अंदर। प्लीज ये वाला याद रखिएगा, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आता है आर्टिकल 21 के अंदर। स्वास्थ्य का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। 14 वर्ष की उम्र तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर आता है। निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, जो गरीब लोग हैं जिनको निशुल्क कानूनी सहायता चाहिए वो भी अधिकार इसी के अंदर आता है। और देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि बहुत टाइम तक केस खिंचे जा रहा है, 20-20, 30-30 साल तक, उसके विरुद्ध भी इसमें इस अधिकार की बात करी जा सकती है। आपने वो राजीव गांधी वाला केस पढ़ा होगा कि उनके जो अपराधी थे उनको किस प्रकार फांसी नहीं लगी, क्योंकि इतना लंबा केस चल चुका था कि उन्होंने जो बहुत सारी कई सालों की सजा उन्होंने जेल में बिता दी थी। तो उन्होंने इस प्रकार का तर्क, 1991 के करीब का केस था और 2011 में जाके उन्होंने ये अपना तर्क दिया कि हमने तो भाई इतनी सजा अपनी जेल में काट दी, तो हमें तो एक काम के लिए 2 सजा हो गई। तो जो राइट देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राज्य से बाहर जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो उसका अधिकार भी इसी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। वो कैसे आया था, एक बार मेनका गांधी जी का नाम आपने सुना होगा, उनका पासपोर्ट कर लिया था जब्त सरकार ने। तो उन्होंने किया था अपना केस फाइल सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मेरे पासपोर्ट को रखना मतलब मैं विदेश नहीं जा सकती हूँ और विदेश जाना एक मौलिक अधिकार है। तो इस केस पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी हाँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो आपका मौलिक अधिकार है। अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 में तो हमारा देश के अंदर भीतर घूमने का अधिकार, और आर्टिकल 21 बात करता है विदेश जाने के अधिकार के बारे में।
ठीक है। और इसमें ये कैदी के जीवन की आवश्यकताओं के बारे में भी अधिकार ये बहुत ही बड़ा है आर्टिकल 21। इसमें बहुत सारे अधिकारों की बात, सूचना का अधिकार भी इसके अंदर आता है, आर्टिकल 19 के अंदर भी सूचना का अधिकार आता है और आर्टिकल 21 के अंदर भी सूचना का अधिकार आता है। प्रतिष्ठा से जीवन जीने का अधिकार भी इसके अंदर आता है। सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार भी इसी के अंदर आता है। दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार भी इसके अंदर आता है। और इसमें जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, इसमें काफ़ी सारे अधिकार है, ठीक है। राज्य से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी इसी के अंदर आता है। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार इसके अंदर आता है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध भी इसके अंदर अधिकार आता है। अगर आपातकाल इमरजेंसी की सिचुएशन है और किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो उसका अधिकार भी इसके अंदर आता है। ये राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 हो जाता है बहुत ही बड़ा, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। आर्टिकल 22 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 22 बात करता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब कि जो ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो हम आर्टिकल 22 को समझने के लिए इसे तोड़ेंगे दो भागों में। तो जो हमारा पहला भाग है वो बात करता है कि साधारण कानूनी मामलों से संबंधित, ठीक है। और दूसरे भाग को भी हम बात करेंगे कि वो किस बारे में बात करता है। पहले भाग को क्लियर कर लेते हैं कि अगर कोई साधारण कानूनी मामले के अंतर्गत कोई काम अपराध करता है तो उसके हिसाब से जो ये आर्टिकल 22 है हमें किस प्रकार का संरक्षण लोगों को देता है। एक तो वो ये देता है कि पहला इस वाले के अंदर, ठीक है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, वो इसमें सूचना देता है। भारतीय नागरिकों को उन्हें सूचना देनी पड़ेगी कि गिरफ्तार करने का आधार बताना पड़ेगा। प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप UPSI पुलिस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट की फॉर्म में कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस प्रकार के। और दूसरा ये बात करता है कि इसी के अंदर आर्टिकल 22 के इसी वाले पार्ट के अंदर भी आपको परमिशन, आपका अधिकार है कि आप अपने लॉयर को रख सकें, आप उनसे विधि परामर्श कर सकें, तो वो वाला भी अधिकार आपको इसी के अंदर मिलता है। और एक और अधिकार है कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा अपराधी को। ये वाला भी अधिकार व्यक्ति को, क्योंकि अपराधी तो तब तक उसे कोर्ट साबित ना कर दे तब तक व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। उसके बाद में उसे अगर दंडाधिकारी ने मना कर दिया तो, और उसके अलावा 24 घंटे से ज़्यादा, दंडाधिकारी के मना करने के 24 घंटे से ज़्यादा इसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। और ये जो है ये क्या किसके बाद में बात करता है? ये साधारण कानूनी मामलों के बारे में बात करता है। और एक और इसका पहला पार्ट हमने समझ लिया कि किस प्रकार के इसमें 3-4 जो लोगों को की गिरफ्तारी से सूचना मिलनी चाहिए और लॉयर से बात करनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। तो ये प्लीज़ सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि कितने घंटे, 24 घंटे मतलब एक दिन हो गया, कितने घंटे कितने दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी को सामान्य कानूनी मामले में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो योर आंसर विल बी कि विद इन 24 आवर्स, ठीक है। अब अगला चलते हैं, इसका अगला पार्ट देखते हैं कि अगला बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। निरोधक कानून मतलब कि किसी को डाउट है, सरकार को डाउट है कि ये देश की जो अखंडता है, हमारे देश की एकता के लिए खतरा बन सकता है, किसी प्रकार की आतंकवादी टेररिस्ट घटनाओं को अंजाम दे सकता है, लोगों के लिए खतरा है, तो उस वाले व्यक्ति को पहले ही बिना उसके कोई अपराध करने से पहले ही उसे कैद में ले लिया जाता है। तो उसे बोलते हैं निरोधक कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो इसे पार्ट 2 है, दंड विषयक कानून के अंदर गिरफ्तार किया गया हो उसकी बात करता है। और ये कानून नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए है। तो ये अनुच्छेद 22 है, ये किस बारे में, जो इसका ये वाला पार्ट है वो किस बारे में बात करता है? देखिए ये बोलता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को अगर ऐसे हिरासत में ले लिया है उसके अपराध करने से पहले इस आधार पर कि वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिग्न हो सकता है या किसी भी गतिविधि में हो सकता है जो जिस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसको 3 माह तक तो सरकार रख सकती है अपनी हिरासत के अंदर, ठीक है। 3 माह तक उसे सरकार रख सकती है, बट फिर उसके बाद में अगर 3 महीने से ज़्यादा उस व्यक्ति को रखना है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन निरोधक कानून के अंदर सरकार कितने महीने तक रख सकती है? 3 महीने तक। अगर उसके बाद में रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी कमेटी बनानी पड़ेगी, एडवाइजरी बोर्ड बनानी पड़ेगी और जिसके अध्यक्ष होंगे, जिसके हेड होंगे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ठीक है। फिर वो बताएंगे कि इनको आगे रखना है या इनको छोड़ना है। अगर उनके परमिशन के बिना 3 महीने से ज़्यादा जो सरकार है वो किसी व्यक्ति को इस वाले कानून के अंदर भी नहीं रख सकती है। और इसमें क्या है कि देखिए इनका ये है कि इन्हें व्यक्ति को अगर
व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि आप क्यों आपको अंदर रखा गया है। अगर सरकार चाहे तो उस व्यक्ति को ना भी बताए कि हमने आपको किस कानून के अंदर किस जुर्म में आपको कैद किया है, क्योंकि अगर वो जुर्म बताने से अगर हमारी सोसाइटी में समाज में कुछ भय की स्थिति पैदा होती है तो अपने सोसाइटी के कानून नियम को बनाने के लिए अगर सरकार चाहे तो वो जो उसका जिस वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है उस वजह को छुपा भी सकती है। ठीक है, तो देखिए कुछ है, अब ये वाले आपने सुने होंगे, ये वाला तो आपने रासुका, ठीक है, जो यूपी में रासुका का सुना होगा, और उसके बाद में रासुका जो कानून है, और सरकार ने भी कुछ कानून इस प्रकार के कानून बनाए हैं। तो उसमें एक दो एग्जाम्पल में आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोधक कानून, मतलब कि किस कानून के तहत सरकार ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है। तो देखिए उसका एक एग्जाम्पल है पोटा, आतंकवाद निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ये बात करता है कि हमारे जो उस टाइम पे ये 2002 में आया था आतंकवादियों की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, बट इसे 2004 में कर दिया गया निरस्त। फिर भी इसकी एक हल्की सी जानकारी होनी चाहिए, ये भी एक इसी प्रकार का कानून था, निवारक निरोधक। ठीक है, इस कानून में किसी को इस बेसिस पे गिरफ्तार किया जा सकता था कि वो कोई ऐसा काम करने वाला है वो देश के लिए, लोगों के लिए खतरा है। उसके बाद में एक है, हम पढ़ते हैं नासा, NASA, नेशनल सिक्योरिटी था 1980 में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये भी आपने काफी बार न्यूज में देखा होगा। और एक है टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्शन एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985, जिसे कि 1995 में कर दिया था निरस्त। इस प्रकार के आपने कई कानून देखे होंगे, जिसे हिंदी में कहा जाएगा इस वाले टाडा को आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा। 1985 में आया था, 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। और एक और है इसी के अंदर, आप याद रख सकते हो, मीसा, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ये आया था 1971 में, बट इसे भी मीसा को 1978 में निरस्त कर दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 में आया था और जिसे 1978 में इसे निरस्त कर दिया गया था। अब चलिए, आपने आर्टिकल 22 तक पढ़ लिए होंगे। ठीक है, ये देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप फ्री हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हम आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ चुके हैं, और इसमें कितने आर्टिकल आएंगे? 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल आएंगे। ना कि आप ऐसे नहीं कि 19 से 22, 22 में से 19 घटाओ 3 आएगा, जी नहीं, इसमें ये 4 आर्टिकल आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में बात करता है, तो आपका आंसर होगा 4 अनुच्छेद, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो चलिए, आपने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, इनको याद करने का, कुछ रिलेट करने का मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि आप इन आर्टिकल्स को कैसे रिलेट करके कैसे याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 22 साल का बच्चा कॉलेज से, हमारी ट्रिक के हिसाब से 22 साल का बच्चा कॉलेज से पास हो जाता है। अब वो नौकरी की तलाश में होता है, तो उसका ध्यान रखना है कि 23-24 साल की उम्र में उसका शोषण ना हो, तो इसलिए आर्टिकल 23 और 24 आ जाते हैं। अब आर्टिकल 23 और 24 किस बारे में बात करते हैं? आर्टिकल 23 बात करता है मानव दुर्व्यापार एवं बालक श्रम पर निरोध के बारे में बात करता है, कि मानव का दुर्व्यापार ना हो और दुर्व्यापार ना हो और बालक को श्रम में ना यूज किया जाए। मतलब कि जो आदमी है चीज की तरह, उसे किसी वस्तु की तरह ना बेचा जाए, कोमोडिटी की तरह, मतलब दास, आपने दास प्रथा के बारे में सुना होगा। इस प्रकार से इंसान को नहीं बेचा जाना चाहिए। इसका मतलब है इंग्लिश में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब कि आप जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हैं, कि फोर्स्ड लेबर, बिना मर्जी के किसी इंसान से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है। और इसमें बाल श्रम पर भी ये रोक लगाने की बात करता है आर्टिकल 23। ठीक है, इसका मतलब मानव दुर्व्यवहार में आप क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हो, कि पुरुष, महिला और बच्चों को की वस्तु के समान जो उसकी खरीद और बिक्री करते हो, जैसे आप वस्तु खरीद के लाते हो, इस प्रकार से आप इंसानों को नहीं बेच सकते हो। महिलाओं और बच्चों के साथ में अनैतिक दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। और इसमें क्या कहते हैं, देवदासी, एक देवदासी और दास भी नहीं रख सकते हो। देवदासी का मतलब है, आपने देखा होगा जो साउथ इंडिया की तरफ जो मंदिर होते हैं उनमें लड़कियों को, जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, तो ये कुछ खबरें आई हैं सामने, देखिए मैं नहीं बोल रही हूँ,
में, तो उनमें क्या होते हैं, जो कम उम्र की लड़कियों को मंदिर में रखा जाता है और कुछ खबरें आती हैं कि उनके जो कुछ गलत लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं। तो उस हिसाब से जो देवदासी पर भी रोक लगाई गई है वो भी आर्टिकल 23 के अंदर, ठीक है। देवदासी, दास, इन टाइप की जो प्रथाएं हैं इन पर रोक लगती है आर्टिकल 23 के अंदर। अब चलते हैं कि आर्टिकल 24 किस बारे में बात करता है। आर्टिकल 24 बात करता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। मतलब कि जो कारखाने हैं उनमें बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी ढाबे में, किसी कारखाने में कोई काम पे नहीं लगाया जा सकता है। और 2006 में सरकार ने कहा था कि अगर बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में काम करने पर होटलों पर और दुकानों पर, कारखानों पर, रिसोर्ट पर, चाय की दुकानों पर अगर लगाया जाता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, तो अगर उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करता है, उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई केस फाइल करता है, तो उस व्यक्ति जिसने ऐसे बच्चों को काम पे रखा है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। तो शायद आपको कुछ समझ आ रहा होगा। अगर मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्लियर कर सकूँ। और मे बी इसमें आपको डाउट आएंगे क्योंकि टॉपिक है थोड़ा समझने वाला, जहाँ पे चीज़ें समझते हैं वहाँ पे डाउट आते हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो कोई डाउट आएगा ही नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया आप अभी लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो क्यों पसंद आ रही है और क्यों पसंद नहीं आ रही है। तो चलिएगा अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद में हम क्या देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। हमने आर्टिकल 23-24 देख लिया, अब हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता जो आती है आर्टिकल 25 से लेकर 28 में। इसमें कितने आर्टिकल हो जाएंगे? 25, 26, 27, 28, मतलब 4 आर्टिकल हो जाएंगे। अब आर्टिकल 25 किस बारे में बात करता है? धर्म की स्वतंत्रता है वो किस बारे में बात करता है? तो देखिए इसमें मैंने इसको पॉइंट में तोड़ के लिखा है समझने के लिए। ये बात करता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब हो गया फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अपने ढंग से भगवान को पूज सकता है। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो भगवान को किस हिसाब से पूजे। अपने धर्म, जो भी उनके धर्म में जो उनके भगवान है, जो अपने धर्म में जिनको अपने गुरु भगवान जो भी मानते हैं वो अपने हिसाब से उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ लोग कृष्ण जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं शिव जी की पूजा करते हैं, और कुछ लोग कृष्ण जी की अलग तरीके से पूजा करते हैं, कुछ अलग तरीके से, कुछ जीसस, कुछ अल्लाह, कुछ सिख गुरु नानक, किसी को भी कोई अपने तरीके से पूज सकते हैं, ठीक है। उन पे किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा कि आप इसी प्रकार से मानिएगा। और दूसरा है मानने का अधिकार, राइट टू प्रोफेस। इसका मतलब ये है कि मेरी जो धार्मिक आस्था है, मेरा जो धार्मिक विश्वास है, आप बिना बहके आप लोगों में बता सकते हैं। ये आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। मैं बता सकती हूँ कि मैं किस धर्म को फॉलो करती हूँ, मैं क्या मानती हूँ, किस भगवान में भरोसा रखती हूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये नहीं कि मैं बोल के किसी को क्षति पहुँचा रही हूँ, मैं सीधा बताऊँगी मैं इस धर्म को, इस भगवान को मानती हूँ, ये बताना मेरा मौलिक अधिकार है। मानने का अधिकार, राइट टू प्रोफेस। और अब देखते हैं आचरण का अधिकार, राइट टू प्रैक्टिस, ठीक है। ये भी एक मौलिक अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि धार्मिक जो पूजा है, परंपरा और उनमें समारोह, अपनी आस्था और अपने विचारों का प्रदर्शन की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। अगर आप जैसे कि सत्संग कीर्तन टाइप हो गया, वो इसी के अंदर आता है। बट आपका ये सत्संग कीर्तन कुछ भी है, जो भी धर्म, ऐसा नहीं कि आप इस टाइप का कोई धर्म में चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोगों को हानि हो, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे। और अगला है प्रसार का अधिकार। इसका मतलब है राइट टू प्रोपोगेट। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी पे जबरदस्ती करे कि आप अपने धर्म को छोड़ो और हमारे धर्म को अपनाइएगा। जी नहीं, बिल्कुल हमारा संविधान जबरदस्ती अपने धर्म के प्रचार के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 25 ही धर्मांतरण की स्वतंत्रता देता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी मर्जी से दूसरे रिलीजन में, दूसरे धर्म में जा सकता है, पर वो जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब आपको आर्टिकल 25 कुछ समझ आया होगा, आई होप कि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ। अब चलते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 किस बात की बात करता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब कि आप अपने कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हो तो आपको उनके अपने धर्म की स्वतंत्रता है। इसका मतलब कि आप किस प्रकार के धार्मिक कार्य करना चाहते हो उस प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिलती है। ये मिलती है आपको आर्टिकल 26 के अंदर, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब कि आप अपनी मर्जी से अपने जो धार्मिक
अफेयर हैं, अपने धार्मिक जो काम है, आप उनको अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हो कि आपको किस प्रकार से अपने काम चलाने हैं। ठीक है, तो चलिएगा आप बढ़ते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बात करता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट, मतलब कि सरकार ना कोई भी कर फोर्स नहीं कर सकती है, और वो भी किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए। ठीक है, कि हमने किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए कोई कर दे दिया, टैक्स लगा दिया, और वो टैक्स सरकार, वो टैक्स जो पब्लिक से टैक्स वसूला है, वो किसी एक धर्म के बढ़ावे के लिए सरकार यूज नहीं कर सकती है। ये आता है हमारा आर्टिकल 27 में। बट इसमें कर की उगाही पर रोक है। ठीक है, फीस पर रोक नहीं है, शुल्क पर रोक नहीं है। जैसे कि आप कहीं किसी धार्मिक स्थान पर जाते होंगे तो वहाँ पे जो धार्मिक जो लोग होते हैं, जो तीर्थंकर लोग होते हैं, वो जाते हैं तो वहाँ से उन पर कुछ शुल्क लिया जाता है। आप भी कई जगह गए होंगे तो आपसे कुछ फीस ली जाती है। वो फीस किस लिए ली जाती है? बस आपको वहाँ के लिए सुविधा दी जाए, वो एरिया अच्छे से साफ रहे, हरा भरा रहे, साफ सुथरा रहे, उस हिसाब से जो वहाँ पे फीस जो शुल्क ली जाती है। बट किसी धार्मिक चीज के लिए जो सरकार टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है, वो किसी धर्म पे खर्च नहीं कर सकती है। इसीलिए हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर कंट्री है, इन्हीं वजह से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे किसी धर्म को हमारे संविधान से ऊपर वैल्यू नहीं दी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 28 किस बारे में बात करता है कि देखिए, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हों। आपकी मर्जी है, आपको धार्मिक शिक्षा लेनी है, वो धार्मिक शिक्षा किसी भी धर्म की हो सकती है, और आप ना चाहें तो आप किसी धार्मिक शिक्षा में ना भी जाएं। वो हर व्यक्ति का खुद का अधिकार है कि उसे धार्मिक शिक्षा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 28 से 4 प्रकार के धार्मिक संस्थान के बारे में बात करता है कि किस प्रकार के 4 प्रकार के धार्मिक संस्थान होंगे, और उनमें किस प्रकार से जो धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की जो अपने जो धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किस प्रकार से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ जैसे कि मदरसे हो गए, कुछ क्या बोलते हैं उनको, गुरुकुल हो गए, तो उनमें धर्म से रिलेटेड भी शिक्षा दी जाती हैं, और वो कैसे दी जाती हैं, उन किस तहत थ्रू दी जाती है। तो हम इनको 4 प्रकार के धार्मिक संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहले प्रकार का जो संस्थान आता है उसका है कि उसका पूरा रख रखाव, ठीक है, वो राज्य करता है पूरी तरह से। जो उसकी रख रखाव, उसके जो टीचर्स हैं, सब कुछ वो स्टेट देखता है, वो सरकार देखती है। तो इस प्रकार के जो हमारे जो संस्थान है, जो स्कूल हैं, ठीक है, शैक्षणिक ये 4 प्रकार, यहाँ पे धार्मिक संस्थान नहीं आएगा शब्द, यहाँ पे आएगा 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों की बात करता है। तो आप ये सही कर लीजिएगा, और जो मेरे पास मैं आपको PDF में नोट्स भेजूंगी, यहाँ पे धार्मिक की जगह शैक्षणिक लिखा होगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के बारे में बात करता है। पहला हो गया जो बिल्कुल स्टेट चलाता है, तो उस प्रकार में जो राज्य अपने हिसाब से टीचर रखता है, उस प्रकार के संस्थान में से, शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक निर्देश नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब आता है दूसरे प्रकार का संस्थान, और दूसरे प्रकार के संस्थान को हम देखते हैं जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, बट वो किसी ट्रस्ट के थ्रू वो बने हुए हैं। ठीक है, वो किसी उनके विन्यास या न्यास, ठीक है, ट्रस्ट के थ्रू वो बने हुए हैं। तो उनमें क्या है, धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, बट कुछ कंडीशंस होती हैं, बट धार्मिक शिक्षा की इस प्रकार के में अनुमति दे दी जाती है। और तीसरा होता है कि राज्य से उनको मान्यता प्राप्त है, और उनमें राज्य प्रशासन नहीं करता है, राज्य को उन्होंने मान्यता दे रखी है, उनके जो टीचर्स हैं वो अपने हिसाब से रखे जाते हैं। और चौथे प्रकार के इस प्रकार के संस्थान हैं कि जिनकी जो वित्त सहायता है, जिनको पैसे हैं, वो जो सरकार प्रदान करती है। ठीक है, वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हैं थोड़ी बहुत किसी भी तरीके से सरकार से। तो जो तीसरे और चौथे तरीके के जो संस्थान है, धार्मिक वो शैक्षणिक जो संस्थान है, इनमें स्वैच्छिक आधार पर अगर वो चाहें तो धार्मिक शिक्षा की उनको अनुमति मिल जाती है। ठीक है, जो दूसरे प्रकार का मैंने आपको जो वो शैक्षणिक संस्थान बताया था कि ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, मतलब जिनको प्रशासित तो राज्य करता है, बट वो उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट ने करी है। आपने देखा होगा कोई मंदिर का ट्रस्ट हो गया, मस्जिद का ट्रस्ट हो गया, वो कुछ अपने शैक्षणिक संस्थान बना लेते हैं। ठीक है, तो उनमें वो अपनी धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरे और चौथे मैंने आपको बता दिया कि उनमें किस प्रकार से धर्म की शिक्षा शैक्षणिक आधार पर दी जा सकती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और कल के लेक्चर में हम यहाँ इससे आगे का देखेंगे 29, 30
और 31 और 32, 33, 34, 35 आर्टिकल्स, इनमें क्या दे रखा है हम ये समझेंगे। और जो आज के लेक्चर से जो कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, जो मैंने आज के लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस नहीं दिए और कल के लेक्चर्स के दोनों के क्वेश्चंस मिला के मैं आपको कल के लेक्चर में दूंगी, आप सॉल्व करिएगा। और आपके पास में कोई बुक है तो कृपया करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि लेक्चर आपके लिए पर्याप्त है कि नहीं। आपको कमेंट सेक्शन में बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा इतना भरोसा है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ एक दो लोग जिन्होंने सॉल्व करे उन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया है कि उनके काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि मैंने आज का लेक्चर आपके पिछले लेक्चर से कुछ बेहतर बनाया होगा। फिर भी आपको कोई कमियां हैं, सजेशंस है, उनके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और थैंक यू हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद।